Starting dear students, hope you all are fine in your home. In previous lecture, we have discussed about the equations of motions, and we have done 2 or 3 examples related to the equation of motion. Now next टॉपिक के अंदर बेटा हम लोग ने जो डिस्कस करनी है वो है द टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है आज हमारा मोशन ऑन अंडर ग्रेविटी. ठीक है, सो मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्कस करने के लिए हम जो है वो कुछ बातों का पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मोशन ग्रेविटी की तरफ चलेंगे. सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ग्रेविटी. ग्रेविटी किसे कहते हैं? सो अगर मैं आपसे मालूम करूं कि बेटा व्हाट इज ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल, तो आपका मोस्टली स्टूडेंट का ये होता है क्वेश्चन मतलब आंसर के द अट्रैक्शन पावर ऑफ द अर्थ. तो अट्रैक्शन पावर ऑफ अर्थ कहकर वो हम मुखातिब करते हैं कि भाई सिर्फ अर्थ की अट्रैक्शन पावर होती है, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं. सो ऐसा कहना गलत भी नहीं है, अपनी जगह भी आप ठीक हैं. देखिए आप इस वक्त सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहे हैं, तो इसलिए आपने अर्थ को या ग्रेविटी को सिर्फ अर्थ से रिलेट किया. ठीक है, तो आप अक्सर ये बताते हैं ग्रेविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन पावर ऑफ अर्थ. ठीक है, अर्थ कितनी पावर के साथ या कितनी जो है वो फोर्स के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटी. ठीक है जी, लेकिन ग्रेविटी बेटा बेसिकली ये सिर्फ अर्थ से रिलेट नहीं होती. ग्रेविटी को अगर हमने समझना है तो ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये किस्म की फोर्स होती है, ठीक है, जो कि हमारी नेचर में कुछ फंडामेंटल फोर्सेस की तरह मौजूद होती है. जैसे हमें मालूम है ये स्टार्ट में हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि देयर आर बेसिक 4 फंडामेंटल के इन आवर नेचर वी हैव फंडामेंटल 4 फोर्सेस. ठीक है, तो 4 फोर्सेस हमारी फंडामेंटल होती हैं, जिसमें से हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और उसमें से एक चौथी जो है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स भी है. ठीक है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम जो है वो डिस्कस करते हैं और ये होती क्यों है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी क्या है. ग्रेविटी बेटा हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मास ऑफ बॉडी. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मास मौजूद है, इट मींस कि उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल मौजूद है, उसमें ग्रेविटी है. ठीक है, तो हम अगर अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ से हम स्पेसिफिकली ये समझाने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि अर्थ का कोई ह्यूज मास है, अर्थ अपने मास की वजह से चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो इसलिए हम कहते हैं ग्रेविटी को अर्थ से रिलेट करते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम स्पेस में जाएं और स्पेस में जाके डिफरेंट प्लैनेट्स वगैरह पर या डिफरेंट मून पर जाएं या डिफरेंट जो है वो प्लैनेट्स पर जाएं, तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो डिफरेंट जो है वो ग्रेविटी होती है. सन की ग्रेविटी अलग है, मून की अलग है, डिफरेंट प्लैनेट्स की अलग है. तो हर प्लैनेट की भी अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, बट इट डिपेंड अपॉन द मास, हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ मास प्रेजेंट द बॉडी. ठीक है, इवन के हम एज अ ह्यूमन बीइंग या हमारे सराउंडिंग में रखी हुई जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये इसके अंदर भी मास अगर मौजूद है और डेफिनेटली कोई मैटर है, तो हम हमारे अंदर भी कोई मास की क्वांटिटी मौजूद है. इन चेयर्स के अंदर भी, इन तमाम सराउंडिंग में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम चीजों में भी मास की क्वांटिटी मौजूद है. और अगर मास की क्वांटिटी मौजूद है तो इसके अंदर भी ग्रेविटी लाजमी होगी. ठीक है, तो ये भी चीजों को जरा अट्रैक्ट कर सकता है. बस फर्क क्या होगा कि हमें आप ये क्या कहेंगे कि सर अर्थ तो हमें अपनी तरफ पुश करती नजर आती है, ठीक है, लेकिन हम चेयर्स हमें अट्रैक्ट नहीं करती, या हम चेयर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, या हम किसी और चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे. तो बेटा इसका जो रीजन है वो ये है
कि अर्थ का जो मास है वो बहुत ह्यूज मास है, ठीक है। तो इतने ह्यूज मास के ऊपर भी अर्थ की जो वैल्यू होती है वो जस्ट 9.8 उसके अंदर एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो वैल्यू जस्ट ये कह लीजिएगा डबल फिगर में भी नहीं है ना, उसको हम कंसीडर करते हैं 10। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो स्मॉल मार्कर की, स्मॉल चेयर की, तो ये अर्थ के कंपेरेबल में बहुत ही स्मॉल मास है। तो जितना कम मास होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटी भी कम होगी। इसीलिए हम डेली लाइफ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसी चीजों के दरमियान में नहीं ऑब्जर्व कर पाते। क्लियर? हाँ, ह्यूज ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं, उसमें बकायदा फील होती है। जैसे कि सन हमारी अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगा रहा है कि जिसकी वजह से हम अर्थ के सराउंडिंग में एक परफेक्ट ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी अर्थ भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है किसके ऊपर? मून के ऊपर, जिसकी वजह से मून भी एक कंप्लीट एक परफेक्ट ऑर्बिट के अंदर जो है वो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है वो ग्रेविटी का इंट्रोडक्शन था कि ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से कोई मोशन हो रहा है, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ motion under the influence of ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में कुछ मूवमेंट हो रही है तो फिर हम उसको कहते हैं कि इट इज अ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। देखिए जैसे कि फोर्स को मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हाइट पर जो थ्रो करूं, ठीक है। जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पर थ्रो करूंगा तो ऐसा तो नहीं होगा हमेशा के लिए वो कंटिन्यूअसली वो मतलब हाइट पर जाती रहेगी। कभी ऐसा ऑब्जर्व किया आपने? नहीं होता। क्या होगा कि जितनी स्पीड से मैं उसको ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा उसी के कंपैरेबल या उसके रिलेटिव टर्म्स तक जाते जाते वो सर्टेन हाइट तक जाएगी और एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो दोबारा जो है वो ग्रेविटी अर्थ की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी, अर्थ की तरफ दोबारा रीबाउंस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? दोबारा अर्थ पे फॉल बैक क्यों हुई? वो इसलिए हुई है कि जब आपने उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड तरफ थ्रो किया था तो नीचे से ग्रेविटेशनल पुल उसको हर वक्त उस पर जो है वो अप्लाई हो रही है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के सेंटर में उसको हर वक्त उस पर फोर्स लग रही है जो कि उसको डाउनवर्ड तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो उस फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है? नीचे की तरफ होती है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को अपवर्ड थ्रो कर रहे हो बाय द एक्शन फोर्स, ठीक है, तो इस पर जो ग्रेविटेशनल पुल होती है, ग्रेविटी की जो पावर होती है, फोर्स होती है, वो डाउनवर्ड की तरफ लग रही होती है, जिसकी वजह से हर सेकंड में आप देखते होंगे कि जो इसकी इनिशियल स्पीड थी उससे थोड़ी सी कमी हो जाती है, फिर और पॉइंट स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होती है और एक सडन हाइट पर जाके उसकी स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाती है। सडनली नैनो सेकंड के लिए रुकता है और फिर दोबारा फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है वो मोशन, जो वर्टिकल मोशन होता है बेसिकली इट इज द अंडर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो हमेशा जो है वो इसकी एग्जांपल जो है वो वर्टिकल मोशन होगी। वर्टिकल मोशन इज द एग्जांपल ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी को मोस्टली हम एक और तरह में एक्सप्लेन करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्री फॉल मोशन ऑफ द बॉडी। फ्री फॉल मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। फ्री फॉल मोशन ऑफ द बॉडी बेसिकली होता ही किस वजह से है? वो ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस की वजह से ही होता है, ठीक है। आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाकर सर्टेन हाइट पर लेके जाओ, ठीक है, और यहाँ पर जाके ऑब्जेक्ट को जस्ट अपनी फोर्स आपको हटा लेनी है। जब आप अपनी लगाई हुई अप्लाइड फोर्स आप रिलीज कर दोगे तो ऑब्जेक्ट जो है जिस कंडीशन में मूव करेगी इसको कहते हैं फ्री फॉल। ये वो बिल्कुल फ्रीली जो है वो गिर रही है और वो किसकी वजह से नीचे आ रही है? इट इज प्योरली द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। तो प्योरली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो मूव कर रही है। तो ऐसी कंडीशन को हम फ्री फॉल मोशन भी कहते हैं। तो फ्री फॉल मोशन भी इधर एक फ्री एग्जाम्पल में शामिल होगी, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पे याद रखने की हैं कि वैल्यू ऑफ जी
ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ये मोशन हो रहा है इसको मोशन पे ग्रेविटी कह रहे हैं, लेकिन आपने जब ऑब्जर्व किया कि हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हाइट पर जाने की वजह से कम हो रही है, और जैसे नीचे आता है तो वही वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही होती है। तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बॉडी के, द चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अगर बॉडी में चेंज आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। ठीक है, तो याद रखिएगा जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करते हैं वो मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टली होता है, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होती है उसको हम ए लिखते हैं, ठीक है। और वर्टिकल जो एक्सेलरेशन होती है, चाहे वो अपवर्ड की तरफ हो चाहे वो डाउनवर्ड की तरफ हो, डायरेक्शन उसकी डाउनवर्ड ही होगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, जहां पर जो एक्सेलरेशन होगी वो किसके बराबर होगी, जी के बराबर होगी। तो याद रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी नोन एज द एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन हो रही है ग्रेविटी की वजह से दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में यानी कि वर्टिकल मोशन की बात है तो वहां पर ए नहीं रखेंगे हम बल्कि जी रखेंगे, ठीक है। और जी की वैल्यू क्या होगी, दैट जी इज वैल्यू ऑफ जी is always a constant value, that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया बेटा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये एक्सेलरेशन के ही बराबर है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है जी की, ये फॉर द अर्थ है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बाय द अर्थ। हम डिफरेंट जो है वो प्लेसेस पर जाएंगे तो वहां पर ये चेंज हो सकती है। जैसे हम मून की बात कर रहे हैं तो मून की वैल्यू जो है 1.6 के 1 के करीब हो जाती है। जुपिटर की बात करें तो वहां पर 25 पॉइंट समथिंग हो जाती है। तो वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है उन ऑब्जेक्ट के मासेस के ऊपर। जितना मास होगा उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी। अभी हम नॉर्मली अपने अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ पर रहते हुए इस जी की वैल्यू कितनी कंसीडर की जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड। और इसको कहीं कहीं हम जो राउंड ऑफ करके भी अगर लिखना चाहें तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी जो कि मोशन एंड ग्रेविटी में हमें डिस्कस करनी थी। इसके साथ साथ अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ये कहता है कि हर वक्त हर सेकंड में, एक्सेलरेशन का मतलब ये है ना, चेंज इन द वेलोसिटी पर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कंडीशन में ड्रॉप करेंगे तो विद इन अ सेकंड, हर सेकंड में, हर एक एक गुजरते हुए सेकंड के अंदर जो आपकी बॉडी की स्पीड में चेंजिंग आएगी वो क्या आएगी, वो 10 मीटर पर सेकंड की चेंज आएगी, ठीक है। और 10 मीटर पर सेकंड की चेंज का मतलब क्या हुआ, डिपेंड करता है आपकी डायरेक्शन पे। वो कैसे कि अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करता हूं, ठीक है, तो अपवर्ड थ्रो करते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, ऑब्वियसली डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि आप ग्रेविटी डायरेक्शन कहां पर है, डाउनवर्ड। आप कहां पर वर्क कर रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी। जब अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रहे हो तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी इज टेकन एज द नेगेटिव। वैल्यू ऑफ G is negative for work against gravity। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो वैल्यू ऑफ G जो है वो कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। मतलब जब अपवर्ड की तरफ आप जा रहे होगे तो वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सिमिलरली the value of G is positive for work with the gravity।
जब विद द ग्रेविटी काम करेंगे आप, यानी कि ग्रेविटी कैसे, जब डाउनवर्ड मोशन होगा बॉडी का, तो आप विद द ग्रेविटी, ग्रेविटी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, आप भी डाउनवर्ड मूव हो रहे हो, तो फिर यानी कि फ्री फॉल मोशन में जो बॉडी की कंडीशन होगी वो ग्रेविटी की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, थ्रो करते वक्त ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ मोशन के ऊपर कि हम किस कंडीशन का मोशन को कंसीडर कर रहे हैं या हमें कौन से मोशन को गिवन दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा। सो ये जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट मतलब ग्रेविटी की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इसके साथ साथ एक मिसकॉन्सेप्ट भी है कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा हम एक काम करते हैं, हम अपने सराउंडिंग में किस तरह से चीजों को देखते हैं कि मैं एक फीदर, एक पर लूं, ठीक है, या कोई एक मैं किसी टॉफी का रैपर लूं, ठीक है, और उस रैपर को जो है मैं ऊपर से एक पॉइंट से, एक प्लेस से ड्रॉप करूं, ठीक है, किसी सर्टेन हाइट से, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से मैं उसको ड्रॉप कर दूं फ्री फॉल कंडीशन में। ठीक है, और जब तक वो जमीन पर पहुंचे उसका मैं ड्यूरेशन या उसका टाइम नोट कर लूं कि कितनी देर में वो जमीन पर लैंड किया है। अच्छा, उसके बाद क्या करें, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ले, और वो ऑब्जेक्ट क्या हो, एक बहुत हैवी सा ऑब्जेक्ट हो, कोई मैं ब्रिक ले लूं, कोई ईंट ले लूं, ठीक है, या कोई मैं बड़ी हैवी सी चेयर वगैरह ले लूं, तो अब उस चेयर को लूं, उस चेयर को या किसी ब्रिक को लेकर मैं अब फर्स्ट फ्लोर से उसको ड्रॉप कर दूं, तो उसका भी टाइम नोट कर लेना कि कितनी देर में वो ग्राउंड पे जाकर लैंड कर रही है। तो आपके अकॉर्डिंगली दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कंसीडर करें तो कौन सा ऑब्जेक्ट, आइदर वो फीदर या वो रैपर या वो ब्रिक, दोनों में से कौन सा मटेरियल या कौन से जो है वो ऑब्जेक्ट सबसे पहले जमीन पर गिरेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट बाद में गिरेगा, या फिर दोनों ही सेम अमाउंट में या सेम टाइम में जमीन पर लैंड करेंगे। ठीक है, तो होप कि आपने इस बारे में थोड़ा सोच लिया होगा, और मुझे 100% श्योर है कि आपके माइंड में यही आया होगा कि सर हम अगर जो है वो किसी ब्रिक को या किसी हैवी एलिमेंट को ड्रॉप करें तो वो पहले जमीन पर पहुंच जाती है, और वो जो रैपर है वो बहुत लाइटर है। बाज़ बात तो ऐसा होता है कि वो लाइटर है वो नीचे जाने के बजाय वो उल्टा हवा में ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो बहुत रेयर केस में जो है वो ये हमारे पास सिमिलर टाइम में नहीं आएंगे, बल्कि मोस्टली हैवी ऑब्जेक्ट पहले फॉल कर जाएगा और लाइटर ऑब्जेक्ट बाद में फॉल करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारी अर्थ में, सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है कि यहाँ पर एयर फ्रिक्शन मौजूद है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट पर अलग अलग वैल्यू अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पर जो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है जी, देखो ग्रेविटी कौन लगा रहा है, हम तो नहीं लगा रहे, या वो ब्रिक तो नहीं लगा रहा, वो फीदर तो नहीं लगा रहा, ग्रेविटी कौन लगा रही है, ग्रेविटी लगा रही है अर्थ। ग्रेविटी कौन अप्लाई कर रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रही है, और अर्थ की वैल्यू कितनी है 9.8 या अराउंड 10। तो अर्थ की वैल्यू जो दूसरे ऑब्जेक्ट पर लग रही है वो तो सेम है। जब वैल्यू सेम है, अर्थ लगाने वाली फोर्स सेम है, तो 10 मीटर पर सेकंड की जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो ब्रिक में भी होनी चाहिए, और वही 10 मीटर पर सेकंड की जो एक्सेलरेशन है वो उस फीदर पर या उस रैपर पर भी होना चाहिए। क्लियर? लेकिन हमारे सराउंडिंग में ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर फीदर वगैरह जो लाइटर बॉडी है वो उसमें एक्सेलरेशन जो हमारी एयर फ्रिक्शन होती है उसकी वजह से ऐसे इम्प्लीमेंट या ऐसे एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर पाते हैं। तो इसको सबसे पहले गैलीलियो गैलीलाई एक साइंटिस्ट है, उन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये पेरिस में जो एक टावर है जो कि थोड़ा सा टिल्ड बनाया गया है, आप अगर उसको देखें तो आपको मतलब इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हो जाएगी। एक बिल्डिंग है, उसका नाम है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। उस लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर उनके टॉप पर जाकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बॉल्स ली, एक लाइटर मेटल बॉल ली और एक हैवी मेटल बॉल ली। उन्होंने दोनों बॉल को एट द सेम टाइम ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद जब उन्होंने बिल्कुल जमीन पर लैंड होने देखा तो वहां पर दोनों बॉलें तकरीबन सेम टाइम पे जमीन पर लैंड कर रही थी। वो क्यों लैंड कर रही थी? क्योंकि देखो ग्रेविटी अर्थ लगा रहा है और अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे वही लगेगी, सेकंड ऑब्जेक्ट पे भी वही लगेगी। ठीक है, इसके बारे में अगर आप जो है वो डिफरेंट सोशल मीडिया वगैरह पर भी इसकी अगर आप देखें तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट दिखाया भी गया था कि कुछ साइंटिस्ट ने एक रूम बनाया, ठीक है, और उस रूम को जो है उन्होंने वैक्यूम कर दिया। ठीक है,
मैं फिर से कह रहा हूँ कि उस रूम को क्या किया, वैक्यूम कर दिया, रूम को पूरा चैम्बर को बिल्कुल जो है वो एयर टाइट किया और उसमें पंप लगाकर उसके अंदर जितनी भी जो है वो एयर मौजूद थी उसको जो है वो एस्केप आउट करवा दिया। जब एयर वहां से निकल गई, एयर पार्टिकल नहीं रहे, तो फिर वहां पर क्या हो गई, एयर फ्रिक्शन खत्म हो गई। क्लियर? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए आपका कि अगर मैं वहां से एयर को बाहर निकाल दूं तो ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं, क्योंकि वो चैम्बर तो अर्थ पे बनाया गया ना, ग्रेविटी तो जमीन अर्थ लगा रही है, ग्रेविटी खत्म नहीं होगी। वैक्यूम बनाने से ग्रेविटी खत्म नहीं होगी, ये बात अपने दिमाग में जो है उसको फिट कर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स का ये मिसकॉन्सेप्ट होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा कि हमने वहां पर उसको एक पंप लगाकर, एक एयर पंप लगाकर हमने सारी एयर को उसमें से एस्केप आउट कर दिया। अब अंदर क्या बन गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। ग्रेविटी भी वही है, मगर वैक्यूम क्रिएट करने से हमारे पास एयर फ्रिक्शन खत्म हो गई। तो वहां पर क्या किया, एक मशीन के जरिए फीडर को और एक बॉल को, बॉलिंग बॉल होती है हार्डली वो तकरीबन 4 to 5 kg की एक बॉल होती है, तो उस बॉल को जो है वो उन्होंने लिफ्ट करा और एक फीडर को, एक परिंदे के पर को जो है वो, एक बड़े परिंदे के पर को, दोनों को लेकर और एक सडन हाइट से उन्होंने ड्रॉप किया। तो बकायदा पूरे स्लो कैमरास के जरिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी, उस पूरे एक्सपेरिमेंट की। तो वहां पर दोनों ऑब्जेक्ट 5 to 6 kg की वो बॉल, ठीक है, और वो हार्डली 100 ग्राम का भी आई थिंक वो फीडर नहीं होगा, वो फीडर जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम टाइम में, बिल्कुल इक्वल टाइम के अंदर जो है जमीन पर लैंड कर रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव है कि सिर्फ और सिर्फ होता हमारी अर्थ पर, हमें विजिबल क्यों नजर नहीं आता, हम क्यों उसको नहीं देख पाते, कि रीजन है कोई, ये एयर फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगर एयर फ्रिक्शन हम उसको निगलेक्ट कर दें, उसको खत्म कर सकें, तो हम भी डेली लाइफ में ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों ही चीजें विद द सेम टाइम जमीन पर स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि फोर्स अर्थ लगा रही है और अर्थ दोनों पर सिमिलर अमाउंट में फोर्स लगाती है, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा आज का मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ साथ कुछ इक्वेशन भी है, जिसे हमने लास्ट में पढ़ा था ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी, सेकंड इक्वेशन ड्राइव की, थर्ड इक्वेशन ड्राइव की। सिमिलरली इन्हीं के साथ हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन भी होती है, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें भी कुछ चेंजिंग आ जाती है, ज्यादा चेंज नहीं आएगी, बस वही इक्वेशन होगी, मगर अब सिर्फ दो बातों का चेंज आ जाएगा। दो बातें क्या होंगी कि जिस तरह हमने कंडीशंस में वहां पे डिस्कस किया था कि देयर मस्ट बी टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और सेकंड जो थी वो मोशन मस्ट बी अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस होना चाहिए था। तो दो कंडीशन थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन होना चाहिए था। लेकिन अब वर्टिकल, क्योंकि हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो होनी चाहिए, लेकिन अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वर्टिकल में किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहला जो हमने वहां पे कंडीशन पढ़ी थी, बस उस कंडीशन में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और वो कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक है जी। तो कंडीशन में चेंज होगा, हमारा पहले कंडीशन कहलाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसकी होनी चाहिए, ड्यू टू ग्रेविटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि अब जो मोशन है वो वर्टिकल मोशन होना चाहिए, वर्टिकल लीनियर मोशन, ठीक है। तो ये दो हमारे पास जो कंडीशन अब यहाँ पर अप्लाई होगी। सो दो चीजों का चेंज कर देना है हमें, जहां पर ए लिखा हुआ था इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी, और बस एक चीज का और इजाफा करना है, जहां पर डिस्टेंस था एस, भाई हॉरिजॉन्टल के लिए तो हम ए पॉइंट है बी पॉइंट डिस्टेंस कहते हैं ना, भाई ए पॉइंट है बी पॉइंट डिस्टेंस होगा, मगर वर्टिकल में उसको डिस्टेंस तो नहीं कहेंगे, वर्टिकल उसका एक प्रॉपर नाम है जिसको हम कहते हैं हाइट। भाई आपसे कोई चीज, आपसे अगर कोई पूछे भाई आपकी जो है वो हाइट कितनी है, तो इसका मतलब यही है ना, आपके हेड टू टो की लेंथ पूछी जा रही है,
या कोई आपसे ये तो नहीं होता कि आपकी जो है वो लेंथ कितनी है, आपकी विड्थ कितनी है, ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन हो सकता। आपसे क्या क्वेश्चन होता है भाई आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट का मतलब क्या होता है, वर्टिकल हाइट की बात की जा रही है, फ्रॉम हेड टू टो। तो हम डिस्टेंस की जगह पर सिर्फ और सिर्फ हाइट का फैक्टर चेंज कर देते हैं, दोनों लेंथ है, सिर्फ जो है वो वैल्यू चेंज हाइट लिखने से ये हमें वाज़ेह हो जाएगा कि हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ दोहराते जाइए, वही सेम इक्वेशन होगी जो हमने पहले पढ़ी थी, बस एक्सेलेरेशन की जगह ग्रेविटी और डिस्टेंस की जगह पर हाइट आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन थी Vf इज इक्वल टू Vi प्लस वहां पर था AT, अब एक्सेलेरेशन की जगह क्या आ जाएगा G, ये जाएगा GT, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी वहां पर, S इज इक्वल टू था, मगर S की जगह यहाँ पर क्या आएगा H, तो ये जाएगा H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ, वहां पर AT स्क्वायर था, यहाँ पर A की जगह क्या आ जाएगा GT स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम निकाला 2AS था, अब AS की जगह पर GH हो जाएगा, क्योंकि A की जगह पर G और S की जगह पर H, तो 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। So these are three equations of motion under gravity. So ये हमारे जो है वो मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है। सिमिलरली उसी तरह सॉल्व होंगी, तकरीबन तमाम चीजें वही सेम होंगी, सिर्फ और सिर्फ हमें ये कंडीशंस याद रखनी है कि कब ये वेलोसिटी जो है वो यूज होंगी, जब वर्टिकल मोशन होगा, ठीक है, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रही होगी, तब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी यूज होंगी। अदरवाइज सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमने ड्राइव की है पिछले लेक्चर्स में, हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। होप कि तमाम चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बेटा। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।